हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं अपने YouTube चैनल पे पहला रिविजनरी लेक्चर डालने वाला हूँ। ठीक है। पहले मैंने सोचा था मैं लेवल 1 के लेक्चर्स डालूँगा, लेकिन मैंने सोचा लेवल 1 से अच्छा है एक मैं लेवल 2 का टॉपिक पहले डाल देता हूँ। जनरली लेवल 2 में बच्चों को डेरिवेटिव्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है। मेरा पहला रिविजनरी लेक्चर किसके ऊपर होगा? डेरिवेटिव्स चैप्टर के ऊपर होगा, लेकिन इसमें मैं लेवल 1 का नहीं पढ़ा रहा। किसका पढ़ा रहा हूँ? लेवल 2 का। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेवल 2 में डेरिवेटिव्स में आपके पास 2 चैप्टर है। ठीक है। मैं दोनों ही चैप्टर्स का कंटेंट भी पढ़ाऊंगा और जो भी आपके करिकुलम में क्वेश्चंस गिवन है उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। जनरली बच्चा डेरिवेटिव्स को समझ तो लेता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता। तो हम टेक्निक समझेंगे कि किस टेक्निक से सर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। आप बच्चों को करना क्या है? बिफोर टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाऊंगा आपको प्रॉपर अपने हैंड नोट्स बनाने हैं। ठीक है। आपको डिपेंडेंसी किसके ऊपर रखनी है? अपने हैंड नोट्स के ऊपर। और रेफरेंस बुक जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी श्वेजर। पहले आप अपने हैंड नोट से पढ़ लेंगे एंड देन आप क्या करेंगे? श्वेजर का वो रिलेवेंट पार्ट पढ़ लेंगे। अब श्वेजर पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वंस पूरा चैप्टर का कंटेंट हमने कवर कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपने करिकुलम के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स के साथ। और मेरा पहला चैप्टर है जिसका नाम है फॉरवर्ड कमिटमेंट्स। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? मैं पहला पार्ट किसके ऊपर लेना चाहता हूं? मैं एक बार L1 का लेवल 1 का रिवाइज कराना चाहता हूं। ठीक है। पहला, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? बेटा, डेरिवेटिव एक ऐसी सिक्योरिटी है जो अपनी कीमत अपने अंडरलाइन से डराइव करती है। तो बच्चे ने कहा इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा आज आप जाइए एक रेस्टोरेंट में और आप बोलिए कि मुझे कुछ पनीर की सब्जी खानी है। देन आप बोलिए मुझे दाल की सब्जी खानी है। ठीक है ना। मैं काउंटर इज जो दाल का डिश होगा और जो पनीर का डिश होगा, क्या वो दोनों की कीमतें सेम होंगी? आंसर इज नो। पनीर की सब्जी ने अपनी कीमत कहां से डराइव करी? पनीर की कीमतों से। और क्योंकि पनीर महंगा है तो हो सकता है ये डिश महंगी हो। सेम वाइज दाल में क्योंकि इनपुट दाल लगता है और दाल की कीमतें कम है तो हो सकता है ये दाल की डिश आपको सस्ती मिल जाए। बड़ा सिंपल सवाल है, दाल मखनी ने अपनी कीमतें कहां से डराइव करी? फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ दाल इन द मार्केट। पनीर की डिश ने अपनी कीमत कहां से डराइव करी? फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ पनीर इन द मार्केट। सेम वाइज हम बात करेंगे रिलायंस का डेरिवेटिव, गोल्ड का डेरिवेटिव। ये अपनी कीमतें कहाँ से डराइव करेंगे? जो भी गोल्ड के प्राइसेस चल रहे होंगे या जो भी रिलायंस का मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वो वहाँ से अपनी कीमतों को क्या करेगा? डराइव करेगा। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है ये अपनी कीमतें अपने अंडरलाइन से डराइव करते हैं। तो अभी हम आगे वर्ड पढ़ेंगे। गोल्ड का फ्यूचर ये एक डेरिवेटिव होता है। गोल्ड का ऑप्शन, इसकी जो भी प्राइसेस होंगे वो कहां से डराइव्ड होंगे? फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ गोल्ड इन दी मार्केट। फिर मैंने कहा डेरिवेटिव्स 2 तरीके के होते हैं। एक को कहते थे फॉरवर्ड कमिटमेंट, ये मेरा पहला चैप्टर है, और दूसरा होता है कंटीजेंट क्लेम। तो बच्चे ने कहा व्हाट इज फॉरवर्ड कमिटमेंट? फॉरवर्ड कमिटमेंट का मतलब है यहां पे जो आपके गेन एंड लॉसेस होंगे वो क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे। गेन एंड लॉसेस क्या होंगे? अनलिमिटेड। अब बहुत अंधा कमा सकते हो, अब बहुत अंधा हार भी सकते हो। लेकिन कंटीजेंट क्लेम के केसेस में क्या होता है? आपके जो लॉसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो बच्चे ने कहा एक एग्जांपल दीजिए। मान के चलते आज आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ली और आपने प्रीमियम दिया 10,000 रुपए का। आप बीमार नहीं पड़े, आप मैक्सिमम कितने रुपए हार सकते हो? आपका फाइनेंशियल कितने रुपए का लॉस हो गया? 10,000 रुपए का लॉस हो गया। इससे ज्यादा लॉस कभी भी नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंट क्लेम। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि आपने उधारी की मदद से एक शेयर को बाय करा, उसको फ्यूचर कहते हैं। अब शेयर कितना भी भाग सकता है और कितना भी गिर सकता है, तो यहाँ पे गेन एंड लॉसेस क्या हो जाते हैं? यहाँ पे गेन एंड लॉसेस अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो एक है कंटीजेंट क्लेम और एक है फॉरवर्ड कमिटमेंट। फॉरवर्ड कमिटमेंट में क्या याद रखेंगे बेटा? ये L1 का रिवीजन चल रहा है। फॉरवर्ड कमिटमेंट में एक बात ये याद रखेंगे, यहाँ पे गेन एंड लॉसेस क्या होते हैं? अनलिमिटेड।
लेकिन कंटीजेंट क्लेम में लॉसेस क्या होते हैं, लिमिटेड टू द प्रीमियम दैट यू हैव पेड। नेक्स्ट एक बात और जो मुझे लेवल 1 से पढ़ानी है, डेरिवेटिव्स दो मार्केट में बेचे जाते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सचेंज, एक को हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ओटीसी। एक्सचेंज के ऊपर क्या बेचा जाता है, एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ दो ही चीजें बेची जाती हैं, एक का नाम है फ्यूचर और एक का नाम है ऑप्शंस। तो आपने पढ़ा होगा बेटा एफएनओ, वो एफएनओ कहां पे ट्रेड करा जाता है, वो एफएनओ एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करा जाता है। ओटीसी का मतलब क्या है, ओटीसी का मतलब है दो लोग आपस में मिले और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं और आप मिले, मैंने कहा मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा 3 महीने बाद, या मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देता हूं 1 करोड़ पे 3 महीने बाद। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, ओवर द काउंटर। तो जब चीजें ओवर द काउंटर होती हैं वहां पे काउंटर पार्टी रिस्क है, मैं भी धोखा दे सकता हूं, दूसरी पार्टी भी मुझे धोखा दे सकती है। लेकिन जो चीजें एक्सचेंज के ऊपर होती हैं वहां पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी L1 से रिलेटेड। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज वापस से करा देता हूं। व्हाट इज अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी दैट डिराइव द प्राइस फ्रॉम अनदर सिक्योरिटी। डेरिवेटिव्स दो तरीके के हैं, एक का नाम है फॉरवर्ड कमिटमेंट, एक का नाम है कंटीजेंट क्लेम। फॉरवर्ड कमिटमेंट में गेन एंड लॉसेज अनलिमिटेड, कंटीजेंट क्लेम में क्या होते हैं, लॉसेज आपके लिमिटेड होते हैं। डेरिवेटिव्स दो मार्केट में बेचे जाते हैं, एक मार्केट को कहा जाता है ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर में काउंटर पार्टी रिस्क है, दूसरा है एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज वाले ट्रांसपेरेंट है, स्टैंडर्डाइज है, किसी तरीके का कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। चलिए अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ। एंड अगेन आई डोंट वांट कि मैं सीधा आपको जो करिकुलम में लिखा है वो पढ़ाना सिखाऊं। मैं सबसे पहले जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नाम है फ्यूचर, और इसी का एक और नाम है दैट इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड। ठीक है, सो हम सीधा भी कंटेंट पे जंप नहीं करते बेटा, पहले इनका मतलब समझते हैं कि फ्यूचर और फॉरवर्ड का मतलब क्या है। सो एक सिंपल वे में अगर बोला जाए, मान के चलते हैं आज आपके पास एक डीलर आया और डीलर का नाम है डीलर ए, और उसने आपसे कहा मैं आपका घर खरीदता हूं 1 करोड़ पे और मैं पेमेंट करूंगा 3 महीने बाद। ठीक है, तो उसने क्या कहा, मैं आपका घर आपसे खरीदता हूं 1 करोड़ पे और मेरे पास टाइम कितने का है, 3 महीने बाद का है। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, यहां इसका मतलब क्या है, हमें चीज बाय करनी है, ठीक है, हमने कंसिडरेशन भी आज तय कर लिया कि मैं तुमसे घर कितने पे खरीदूंगा, मैं तुमसे घर 1 करोड़ पे खरीदूंगा, लेकिन कब खरीदूंगा, आज नहीं खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, आज से 3 महीने बाद खरीदूंगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। अब लॉजिकली सोचिए, ये जब डीलर आपसे घर खरीदते होंगे तो क्या शुरू में आपको कुछ बयाना देते हैं, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, कुछ इनिशियल मार्जिन देते हैं, यस। तो मान के चलते उन्होंने आपको कितने रुपए अकाउंट में डाल दिए, उन्होंने आपको अकाउंट में डाल दिए 10 लाख रुपए और कहा 90 लाख रुपए रहते हैं, ये 90 लाख रुपए हम आपको कब दे देंगे, जिस दिन आप हमारी रजिस्ट्री कराओगे 3 महीने बाद। डील हो गया, सौदा हो गया। अब लॉजिकली सोचिए डीलर करेगा क्या, डीलर को इस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना डीलर ये घर खरीदने वाला है और ना डीलर के जेब में 1 करोड़ रुपए है। अब डीलर क्या करेगा, किसी दूसरे बंदे को ढूंढेगा जिसको इस घर की रिक्वायरमेंट है और उसको घर बेचने की कोशिश करेगा। 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से कम। अब वो इस 3 महीने में दूसरी पार्टी ढूंढेगा जिसको वो घर बेचेगा और कोशिश करेगा कि घर 1 करोड़ से ऊपर बिक जाए। ना सवाल बड़ा सिंपल है, मान के चलिए उसने घर बेच दिया 1 करोड़ 10 लाख का, 1 करोड़ 10 लाख का, तो उसने कितने रुपए कमा लिए, उसको आपको देने हैं 1 करोड़। घर बेच दिया 1 करोड़ 10 लाख का, उसने कितने रुपए कमा लिए, 10 लाख। सेम इज अगर वो घर बेच दे 1.5 करोड़ का, उसे आपको देने हैं 1 करोड़, उसने बेचा है 1.5 करोड़, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट है 50 लाख का। सेम वाइज उल्टा भी तो सोच सकते हैं, उसने घर आगे बेचा 80 लाख का, आपको देने हैं 1 करोड़, तो लॉस कितने रुपए का हो गया, 20 लाख का। सो व्हाट इज द प्रॉफिट। मैं हमेशा कहता हूं प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी आपने क्या चीज फिक्स करी है, आप एक डीलर हो, आपने कहा ये घर मैं 1 करोड़ का खरीदूंगा, आपने क्या चीज फिक्स करी है, आपने अपनी कॉस्ट प्राइस फिक्स करी है 1 करोड़ की। अब आप क्या चाहते हो, जब भी आप इस घर को बेचो तो आप कितने रुपए पे बेचो, 1 करोड़ से महंगा। जितना 1 करोड़ से महंगा होगा वो आपका प्रॉफिट है, जितना 1 करोड़ से सस्ता होगा वो आपका लॉस है। इस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, इस ट्रांजेक्शन को फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कहते हैं। सो बच्चे ने कहा अच्छा मुझे समझ आया, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का मतलब है मैंने एक एसेट बाय कर लिया है,
मुझे पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है वो मुझे पता है, लेकिन पेमेंट करनी कब है, पेमेंट मुझे फ्यूचर में करनी है। अब लॉजिकली सोचिए, जो भी बच्चा किसी शेयर का फ्यूचर बाय करता होगा, किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करता होगा, वो क्या चाहता है, जो लोग लॉन्ग होते हैं, मतलब जिन लोगों ने बाय करा है, वो हमेशा चाहते हैं प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाए, उसको कहते हैं बुलिश। वो हमेशा चाहते हैं चीज़ें महंगी हो। सेम वाइज अब हम पढ़ेंगे, क्या हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जब आप कहते हैं मैं बेचूंगा, मान के चलिए मैंने कहा मैं घर 1 करोड़ का बेचूंगा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे घर की कीमत मार्केट में गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैंने डीलर को घर दे दिया 1 करोड़ का, और मान के चलिए मुझे 1 करोड़ की पेमेंट आनी है, और घर की कीमत हो गई 80 लाख रुपए। अब मैं क्या बोलूँगा अपने पापा को, पापा अच्छा हुआ हमने घर बेच दिया, अगर हमने घर नहीं बेचा होता तो हमारा 20 लाख का लॉस हो जाता। तो जो बंदा चीज़ बेच देता है, जब वो सौदा कर लेता है कि ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ, अब वो क्या चाहता है कि घर की कीमत गिर जाए, और जितनी घर की कीमत गिरेगी तो क्या बोलेगा, ये मेरा एक नोशनल लॉस हो सकता था, मतलब अगर गिर गया तो कहते हैं ये मेरा नोशनल प्रॉफिट हो गया, और अगर गलती से बढ़ गया, मान के चलिए घर की कीमत हो गई 1 करोड़ 10 लाख, तो अब आप क्या बोलते, काश हम रुक जाते, हमारे कितने रुपए बच जाते, हमारे 10 लाख बच जाते। सो हूसोएवर इज लॉन्ग, उसने अपनी कॉस्ट फिक्स कर रखी है, वो चाहता है मार्केट में चीज़ें बढ़ जाए। जो भी शॉर्ट है, उसने अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखी है, वो क्या चाहता है कि मार्केट में चीज़ें गिर जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स बनाए क्यों गए थे, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स बेटा बनाए गए थे ताकि हम अपने रिस्क को हेज कर सकें, और रिस्क को हेज करने का मतलब है कि जो भी मेरा नुकसान हो सकता है मैं उसको हेज कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय करी, तो आप क्या कर रहे हो, अपने रिस्क को हेज कर रहे हो। आपने कहा कल मैं बीमार हो सकता हूँ, आज मैं 10,000 रुपये दे देता हूँ, ये लाइबिलिटी मैंने किसको ट्रांसफर कर दी, इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप क्या कहलाते हो, हेजर। लेकिन मार्केट में अब आ कौन गए हैं, मार्केट में आ गए हैं स्पेकुलेटर। अगर आप हेज कर रहे हो तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो, और अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हो तो अब आप क्या कर रहे हो, अपने रिस्क को बढ़ा रहे हो। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं एक रफ एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान के चलते हैं आप एक फार्मर हो और आपके पास पोटैटोस हैं, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप फसल को यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे आप हार्वेस्टिंग करोगे, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग पीरियड या कटाई का पीरियड जो है मान के चलते 6 महीने बाद का है। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट इंकर करनी है टू ग्रो दी पोटैटोस, और मान के चलते हैं आपकी जो कॉस्ट लग गई दैट इज 10 रुपी पर किलो, ये आपकी लागत लग चुकी है इन पोटैटोस को उगाने में। अब आप करोगे क्या, 6 महीने बाद हार्वेस्टिंग करोगे, और 6 महीने बाद 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आलू की कीमतें बढ़ सकती हैं या आलू की कीमतें गिर सकती हैं। मान के चलते हैं आलू की कीमत होगी 50 रुपीज़, तो बच्चे ने कहा मेरा कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 40 रुपीज़ पर किलो। लेकिन ये बात पता कब लगेगी, आज से 6 महीने बाद। सेम वाइज मान के चलते हैं पोटैटो हो गए 7 रुपए किलो मार्केट में, आपकी लागत लगी है 10 रुपए की, आप कितने रुपए हार गए, 3 रुपए पर किलो हार गए। दैट मीन्स आपको एक रिस्क है, कीमतें बढ़ गई तो प्रॉफिट है और गिर गई तो लॉस है। आप अपने इस लॉस को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आज आप एक पार्टी के साथ एंटर करोगे कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं तुम्हें 6 महीने बाद पोटैटो सेल करूंगा, किस रेट पे, 11 रुपए पर किलो पे। अब आप खुद लॉजिकली सोचिए कि आप स्पेकुलेटर हो या हेजर हो। आपकी लागत लग चुकी है 10 रुपए, आपने सौदा करा है कि मैं 11 रुपए का बेचूंगा। अब मार्केट में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका प्रॉफिट कितने रुपए का होने वाला है, 1 रुपए का। अब इसका एक लॉस भी है, इसका एक दुख भी है। यहां पे इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब आपको बम्पर प्रॉफिट्स नहीं हो सकते, 40 रुपए 50 रुपए किलो प्रॉफिट नहीं हो सकते। अब आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, सर्टेन, दैट इज गोइंग टू बी 1 रुपी। तो आप क्या कहलाओगे, आप हेजर कहलाओगे। सेम वाइज आलू चाहिए किसको, तो मान के चलते एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सी, और पेप्सी का एक प्रोडक्ट है दैट इज लेस। तो लेस बनाने के लिए लेस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, चिप्स, आलू चाहिए। तो पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आज आप मार्केट में गए और आपने एक पैकेट लेस का लिया, और मान के चलते एक पैकेट लेस का है 15 रुपए का,
ठीक है। आप अगले दिन फिर से गए, कितने रुपए का? 15 रुपए का। और आप 3 महीने लगातार दुकान पे गए ये पैकेट लेने, कितने रुपए का? 15 रुपए का। अब लॉजिकली सोचिए, पेप्सी ने पहले ही कह दिया है मैं अपना माल कितने रुपए का बेचूंगा मार्केट में? 15 रुपए का। अब इसका डर क्या है? इसका डर ये है, इसे आलू चाहिए, ये इसका इनपुट है। इनका डर ये है कि अगर आलू की कीमतें बहुत बढ़ गई, मान के चलो 20 रुपए पर किलो हो गया, तो मैं कितने के लॉस में आ जाऊंगा? 5 रुपए पे। और अगर आलू की कीमतें बहुत गिर गई, मान के चलिए 2 रुपए किलो हो गया, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन इन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये भी आज क्या करेंगे? फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट आई एम गोइंग टू बाय पोटैटो एट 11 रुपी पर किलो। नाउ नो मैटर व्हाट हैपन, आप 15 रुपए पे अपना माल बेच रहे हो, आप खरीद 11 रुपए पे रहे हो, आपका प्रॉफिट कितने रुपए का है? 4 रुपए का। यहाँ पे पेप्सी भी क्या कहलाएगी? यहाँ पे पेप्सी भी हेजर कहलाएगी। अब समझते हैं कि स्पेकुलेटर कौन होता है फिर। अब मान के चलते हैं कि मैं हूं और मैंने आपको कहा कि मैं आपको पोटैटो बेचता हूं 11 रुपए किलो पे। मेरे पास पोटैटो है नहीं, तो मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं? मैं आपको पोटैटो बेचूंगा 11 रुपए पे। अब मैं ये सोच रहा हूं 6 महीने बाद मैं मार्केट से पोटैटो खरीदूंगा और आपको 11 रुपए पे बेच दूंगा। तो मैंने अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया 11 रुपए, और मैं अज्यूम कर रहा हूं 6 महीने बाद मार्केट में जो भी कीमतें होंगी वो 11 से कम होंगी। मैं मार्केट से खरीदूंगा 9 रुपए का और आपको 11 का बेच दूंगा, 2 रुपए कमा लूंगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भैया मार्केट में 6 महीने बाद आलू की कीमतें हो गई 20 रुपए, अब मैं 20 का खरीदूंगा, आपको 11 का बेचूंगा, 9 रुपए का लॉस। अब मैं क्या कहलाऊंगा? स्पेकुलेटर। क्यों फार्मर स्पेकुलेटर नहीं कहलाया? फार्मर के पास असली में आलू है और वो कह रहा है मैं आलू बेचूंगा, तो वो हेजर है। आपके पास आलू नहीं थे, आपने कहा मैं आलू बेचूंगा मार्केट से खरीद के, आप क्या कहलाओगे? यू विल बी टर्म्ड एज स्पेकुलेटर। सो डिपेंड करता है कि आप डेरिवेटिव्स को यूज कैसे कर रहे हो, एज अ हेजिंग टूल यूज कर रहे हो और एज अ स्पेकुलेटर यूज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं एक रियल एग्जांपल लेना चाहता हूं। ठीक है, एक टैगलाइन में लिखवाना चाहता हूं। वो टैगलाइन है रिस्की एसेट, मतलब कोई भी चीज रिस्की है उसमें अगर आप डेरिवेटिव जोड़ दो तो अब वो क्या बन जाता है? अब वो रिस्क फ्री बन जाता है। एंड एक फंड है, बहुत फेमस फंड है जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ओके, इट्स अ मतलब आप हमारी कंट्री में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड स्कीम जो है दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फंड? ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, ये मतलब बढ़ता ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है? ये गिरता बहुत कम है। तो ये क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स की मदद से खुद को हेज करके चलते हैं, और जब आप डेरिवेटिव्स की मदद से हेज कर लेते हो तो आपकी चीज़ें कम गिरती हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करना चाहता हूँ। मान के चलते हैं एक बच्चे के पास HDFC का स्टॉक है और उस बच्चे ने HDFC का स्टॉक खरीदा था 100 रुपए का। अब हम 3 सिनारियोज ले लेते हैं। मार्केट में HDFC की कीमत हो गई 70 रुपए, मार्केट में HDFC की कीमत रही 100 रुपए और मार्केट में HDFC की कीमत हो गई 50 रुपए। आपने खरीदा 100 रुपए का है और मार्केट में अब ये 3 सिनारियोज हो चुके हैं, 70 का हो गया, 100 का हो गया और 150 का हो गया। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर गेन एंड लॉस, व्हाट इज योर P&L। अगर चीज़ 70 की हो गई तो आपने कहा सर मेरा तो 30 रुपीज़ का लॉस। अगर चीज़ 100 की हुई तो बच्चे ने कहा मैंने कुछ भी नहीं कमाया, और अगर चीज़ 150 की हो गई तो बच्चे ने कहा मैंने 50 रुपये कमाया है। क्या P&L वॉलेटाइल है? चीज़ें बढ़ेंगी तो गेन है, चीज़ें गिरेंगी तो लॉस है। क्या ये रिस्की एसेट है? आंसर इज यस। इसी को रिस्कीनेस कहते हैं। क्या HDFC रिस्की है? यस। अब बच्चे ने क्या करा? मार्केट में मान के चलते हैं उसे पता था कि US इजराइल का वॉर आने वाला है और मार्केट गिर सकती है, और मार्केट में HDFC का फ्यूचर चल रहा था 120 रुपए का। आपके पास ऑलरेडी HDFC बैंक है, आपको डर है कहीं गिर ना जाए, सेम एज फार्मर का डर था कहीं आलू की कीमतें मार्केट में गिर ना जाए। फ्यूचर को बाय करोगे, फ्यूचर को सेल करोगे, आलू को खरीदोगे, आलू ऑलरेडी है, आलू को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आलू को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो बच्चे ने कहा अगर मेरे पास ऑलरेडी HDFC बैंक है, अब मैं फ्यूचर को क्या कर दूंगा? अब मैं फ्यूचर को कर दूंगा सेल। तो आपने कहा मैं आपको चीज़ कितने की बेचता हूं? मैं आपको चीज़ 120 की बेचता हूं। आपने ही फिक्स कर लिया 120, ठीक है।
अब लॉजिकली सोचिए आपने क्या चीज फिक्स करी है, आपने अपना सेलिंग प्राइस फिक्स करा है और ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को आप भूल जाइए। अब वापस से 3 सिनेरियो हो गए। मार्केट में कीमतें हो गई 70, मार्केट में कीमतें हो गई 100, मार्केट में कीमतें हो गई 120 रुपए। ठीक है, ये मार्केट में कीमतें हो गई 70, 100 और 150 रुपए। आपने ऑलरेडी कह रखा है मैं माल इतने का बेचूंगा, 120 का बेचूंगा 3 महीने बाद, तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। अब आप मार्केट से खरीदोगे कितने का? अब आप मार्केट से खरीदोगे 70 रुपए का। ये सेलिंग प्राइस है, ये खरीद की प्राइस है। व्हाट इज योर गेन एंड लॉस? 120 का ये मतलब बेटा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए भूल जाइए, ये वाला अभी के लिए भूल जाइए। आपने फ्यूचर सेल करा है 120 का और मार्केट में वही 3 सिनेरियोज हैं, कीमतें हो गई 70, 100, 150। अब आपको वापस अपना पीएनएल निकालना है। तो बच्चे ने कहा यहां पे मेरा पीएनएल कितना, बेचूंगा 120 का, खरीदूंगा 70 का, 50 का गेन। बेचूंगा 120 का, खरीदूंगा 100 का, 20 का गेन। बेचूंगा 120 का, खरीदूंगा 150 का, 30 का लॉस। तो ये पीएनएल किसका है? डेरिवेटिव का है। ये पीएनएल किसका है? रिस्की एसेट का है। अब दोनों को जरा क्लब करो। ये रिस्की एसेट है, ये डेरिवेटिव है, जरा दोनों को क्लब करो। अगर दोनों को ऐड करो, पहला है -30 + 50, आंसर कितना आएगा? 20। 0 + 20, आंसर कितना आएगा? 20। 50 - 30, आंसर कितना आएगा? 20। इन दोनों का मिला के अब पीएनएल क्या आता है? दोनों का मिला के अब पीएनएल आता है 20, 20, 20। आपने खरीदा कितने का था? 100 का। आपने बेचा कितने का? 120 का। नो मैटर व्हाट कम्स, वॉलेटिलिटी कम्स इन दी मार्केट, आपका प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? आपका प्रॉफिट 20 रुपए का होगा। अब मान के चलते हैं कि आपके पास एचडीएफसी बैंक नहीं था, आपने खाली फ्यूचर बेच दिया होता तो आपका गेन कितने का होता? 50, 20 - 30। क्या ये वॉलेटाइल है? यस। ये किसकी पोजीशन थी? स्पेकुलेटर की। अगर आपके पास एचडीएफसी है और आपने डेरिवेटिव ले लिया है, अब आप क्या कर रहे हो? हेज कर रहे हो। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, आपका गेन एंड लॉस कितने रुपए का होगा? 20 रुपए का। सेम वाइज फार्मर ने क्या कहा? फार्मर ने कहा मैंने आलू उगाने में लगा दिए हैं 10 रुपए पर किलो, ये मेरी लागत कॉस्ट है, मैं बेचूंगा 11 रुपए पे। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, उसका प्रॉफिट कितने रुपए होगा? उसका प्रॉफिट हमेशा 1 रुपए का होगा। उसका प्रॉफिट हमेशा कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का। सो व्हाट इज माय टैगलाइन? रिस्की एसेट प्लस डेरिवेटिव इज इक्वल टू रिस्क फ्री। तो बच्चे ने कहा ये वाई इट इज इंपॉर्टेंट, दिस लाइन वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं जब भी डेरिवेटिव्स की प्राइस को निकालूंगा, उनकी कीमतों को निकालूंगा, मेरे लिए सिर्फ एक ही रेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोइंग टू बी रिस्क फ्री रेट इन अ इकोनॉमी। और इकोनॉमी में रिस्क फ्री रेट क्या होता है? जो भी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड होती है। हमारी कंट्री में 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है 6.5% के अराउंड। तो हमारी कंट्री का रिस्क फ्री रेट कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 6.5%। अब थ्रू आउट चैप्टर 1, चैप्टर 2 में जितने भी डेरिवेटिव्स की प्राइसिंग निकालूंगा, कौन से रेट को यूज करूंगा? आई एम गोइंग टू यूज रिस्क फ्री रेट। व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ अ कंट्री? 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की जो भी यील्ड होती है उसी को रिस्क फ्री रेट कहा गया है। नाउ माय काउंटर इज यूएस में ये रेट 4% के अराउंड है। इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रेट, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया का रेट कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 6.5%। सो इंडिया में जब भी हम डेरिवेटिव की प्राइसिंग करेंगे, कौन सा रेट लेंगे? दैट इज गोइंग टू बी 6.5%। चलिए, सो बेटा ये मेरा पहला पार्ट था। इस पहले पार्ट में मैंने कुछ भी L2 का अभी तक टच नहीं करा है। मैंने सारा क्या पढ़ाया है आपको, जो भी आप L1 में पढ़ के आए थे। सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट अज्यूमिंग दैट वी आर ऑन द सेम पेज। चलिए, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स का मतलब है ये अपनी कीमतें किसी दूसरी चीज से डिराइव्ड करते हैं। डेरिवेटिव्स 2 तरीके के होते हैं, एक का नाम है कंटीजेंट क्लेम, एक का नाम है फॉरवर्ड कमिटमेंट। फॉरवर्ड कमिटमेंट में हमारे लॉसेस अनलिमिटेड हैं, कंटीजेंट क्लेम में हमारे लॉसेस लिमिटेड होते हैं टू द प्रीमियम वी हैव पेड। डेरिवेटिव्स 2 मार्केट में बेचे जाते हैं, एक को कहा जाता है OTC ओवर द काउंटर, एक को कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड हमेशा ट्रांसपेरेंट होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे और
उसमें कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होगा, और जो भी आपके ओटीसी होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं, उनमें हमेशा क्या होने वाला है, काउंटर पार्टी रिस्क होने वाला है। फिर मैंने कहा फ्यूचर का मतलब क्या है। फ्यूचर का मतलब है हमने एक चीज़ बाय कर ली है, हमने कीमत भी तय कर ली है, लेकिन हम डिलीवरी आज नहीं लेंगे, डिलीवरी कब लेंगे, फ्यूचर में लेंगे, assuming in my case that is going to be 3 months। फिर मैंने कहा डेरिवेटिव की प्राइसिंग के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हम हमेशा रिस्क फ्री रेट को यूज करेंगे। क्यों रिस्क फ्री रेट को यूज करा जाता है, बिकॉज रिस्की एसेट प्लस डेरिवेटिव इज इक्वल टू रिस्क फ्री एसेट। ठीक है, सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय फर्स्ट पार्ट। ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इज इट मेकिंग सेंस। ठीक है, आई थॉट बिफोर स्टार्टिंग विद डेरिवेटिव ऑफ लेवल 2 एक बार हम L1 का भी क्या कर लें, एक बार हम L1 का भी रिवाइज करें। मैं सेकेंड पार्ट में क्या कराऊंगा आपको बेटा, फ्यूचर और फॉरवर्ड का जो प्राइस है वो प्राइस कैसे निकाला जाता है। मान के चलिए आज रिलायंस का स्टॉक चल रहा है 100 रुपये का, आपने कहा मैं खरीदूंगा 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद की कीमत को कैसे निकालते हैं, इसको कहते हैं प्राइस, एंड गेन एंड लॉस को कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाएगा ये हम अगले पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।